जी, तो एक बार फिर आपको खुशामदीद हमारी कायनात की चौथी किस्त में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हमने सेलेक्ट इस तरह किया कि यहाँ लाहौर में डॉक्टर साहब हम अपनी टेलीस्कोप से जेमिनी कॉन्स्टलेशन की तरफ एक हिस्सा है, तकरीबन 4 माह से मुस्तकिल रीडिंग ले रहे थे, इमेजेस ले रहे थे। और हुआ ये कि पिछले कोई 10 रोज़ 15 रोज़ पहले वहाँ एक सितारा इंतहाई रोशन हो गया और तकरीबन 100 गुना रोशनी उसकी ज़्यादा हो गई। तो ये बड़ी एक हैरत की बात है। सितारे हमें एक ही जैसे नज़र आते हैं और कोई तब्दीली नहीं होती। तो आप हमें ये बताइए कि वहाँ पे ये अचानक क्या जादू हुआ और रोशनी अचानक उसकी तेज़ कैसे होगी? शुक्रिया उमर, हमारी कायनात का और हमारी पॉडकास्ट का। तो सितारे जो हैं हमें आसमान पर नजर आते हैं और हमारा ख्याल ये होता है कि सारे सितारे जो हैं वो एक स्टेबल हैं, इनकी रोशनी ऊपर नीचे नहीं होती। लेकिन असल में काफ़ी सारे सितारे जो हैं वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना, खाली एक वजह नहीं है बल्कि मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो कभी ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं और कभी वो कम रोशन हो जाते हैं। और एक तरह से हमारा सूरज जो है एक रिलेटिवली एक स्टेबल सितारा है और वो एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर वो ऊपर नीचे उसकी रोशनी हो तो हमारी तरह यहाँ जिंदगी का काम जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाए, क्योंकि अच्छा। हल्की सी भी इसकी होती है तो यहाँ पे गर्मी हो, यहाँ पे समुंदर जो है वो इवेपोरेट हो सकते हैं या आइसेज आ सकती है। तो हमारा सूरज जो है उसको हम कहते हैं कि स्टेबल है। तो सवाल ये है कि जिस आप सितारे की बात कर रहे हैं वो यू जेमिनोरम उसका नाम है, शॉर्ट फॉर्म उसको यू जेम के हिसाब से कह सकते हैं। उसकी रोशनी जैसे आपने कहा कि वो बहुत ऊपर हो गई, 100 गुना बढ़ गई और फिर वो वापस से नीचे गिर गई। यू जेम जो है वो एक जबरदस्त सिस्टम, वो दरअसल में एक सितारा नहीं है बल्कि 2 सितारे हैं। अच्छा। वो बाइनरी स्टार है। यहाँ से जब आप टेलीस्कोप से देखते हैं, छोटी खासतौर से जो छोटी टेलीस्कोप्स हैं रिलेटिवली, उसमें तो आपको एक ही सितारा वो नजर आएगा। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है कि एक्चुअली उसमें एक नहीं बल्कि 2 सितारे घूम रहे हैं। सवाल ये कि किस किस्म के सितारे और इनकी रोशनी जो है वो ऊपर नीचे क्यों हो रही है। तो जो उसका सेंट्रल सितारा है यू जेमिनोरम में, वो है जिसको हम कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। अच्छा। अगर आप इसको तो होना होगा लेकिन तो उसको व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। और व्हाइट ड्वार्फ्स एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो जब सूरज हमारे जैसा सूरज जैसा सितारे या तकरीबन मेजॉरिटी जो हैं हमारी यूनिवर्स में, जब उनका इंतकाल होता है, मतलब यह कि जब उनका न्यूक्लियर फ्यूजन उनमें ख़त्म हो जाती है, जब उसमें से जो फ्यूजन हो रही है उनके सेंटर स्टार्स में, जब वो ख़त्म हो जाती है तो आखिर में एक आप कह सकते हैं कि कोर बच जाता है। अच्छा। जो बड़े सितारे होते हैं वो बाद में बात करेंगे, जो बड़े सितारे होते हैं सूरज से 10 गुना बड़े, उनका कोर जो है वो न्यूट्रॉन स्टार से बन जाता है, जो छोटा है मगर डेंसिटी है। और जो बहुत ही बड़े सितारे होते हैं जब वो खत्म होते हैं तो वो ब्लैक होल होते हैं। अच्छा। लेकिन ज्यादातर सितारे जो हमारी गैलेक्सी में हैं, जो हमारी यूनिवर्स में हैं, उनकी आखिरी फॉर्म वो व्हाइट ड्वार्फ होती है। तो व्हाइट ड्वार्फ तकरीबन जो हमारा सूरज इवेंचुअली 4-4.5 बिलियन साल के बाद उसका कोर बच जाएगा, वो तकरीबन जमीन के साइज का होगा। तो इस वक्त जो है सूरज बहुत बड़ा है, तकरीबन आप 250 जमीन जो है वो उसके, सूरज बहुत बड़ा। तो आप सोचें कि बाद में आपके पास खाली जो है वो एक जमीन के साइज का कोर बच जाता है और इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। सोचें सूरज को आपने कर दिया एक जमीन के साइज में। तो यू जेमिनोरम का जो मेन सितारा है उसको हम कहते हैं प्राइमरी स्टार। वो एक वाइट, बहुत ज्यादा डेंसिटी है उसकी। वो कहते हैं कि अगर आप उसका छोटा सा, अगर आप वो जो माचिस का डब्बा होता है, अगर आप उसमें व्हाइट ड्वार्फ का मटेरियल लें, खाली माचिस के डब्बे का, तो वो सारी कारें जो हैं पाकिस्तान में उन सबको वो बैलेंस कर सकता है। अच्छा। लेकिन बहुत ही डेंस मटेरियल है व्हाइट ड्वार्फ का। अच्छा, अब
ये व्हाइट ड्वार्फ है, इसको हम प्राइमरी स्टार कहते हैं। यू जेमिनोरम में इस प्राइमरी स्टार व्हाइट ड्वार्फ को एक ऑर्बिट कर रहा है एक और सितारा। अच्छा। वो है एक रेगुलर सितारा है, सूरज जैसा, मगर सूरज से छोटा। उसको हम कहते हैं एक एम ड्वार्फ। इसका मतलब ये है, अच्छा अब मैंने कहा कि व्हाइट ड्वार्फ भी छोटा है, तो उसके छोटे होने में और ये जो एम ड्वार्फ के छोटे होने में फर्क क्या है? व्हाइट ड्वार्फ जो है वो एक कोर बच गया था, जिससे सूरज के जो है, सूरज की न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म हो गई और आफ्टर में से कोर बच गया। अब उसके अंदर कोई फ्यूजन नहीं हो रही। ठीक है। एक तरह से वो एक बहुत ही ऊंची डेंसिटी का एक पत्थर व्हाइट ड्वार्फ। एक अलग बात है कि उसकी जो डेंसिटी है वो तकरीबन एक एटम जैसी है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा डेंस है। ओवरऑल जो उसकी डेंसिटी है वो एक एटम, तो समझ लें कि जमीन के साइज जितना एटम, एक तरह से सोचें। अच्छा, सूरज के अंदर फ्यूजन हो रही है हाइड्रोजन से हीलियम में। इस किस्म के सितारों को हम कहते हैं कि ये जिंदा हैं, सूरज जैसे सितारे हैं। व्हाइट ड्वार्फ जैसे सितारों को हम कहते हैं कि ये मुर्दा सितारे हैं, डेड स्टार्स। तो यू जेम में व्हाइट ड्वार्फ है और उसके बराबर में एक छोटा है, मगर वो जिंदा सितारा है क्योंकि उसके अंदर फ्यूजन हो रही है हाइड्रोजन से हीलियम में। अच्छा, एक और दफा कभी बात करेंगे कि जब हम उनको सितारों को कहते हैं कि वो इस किस्म का सितारा है, तो मैंने कहा कि इसका नाम है एम, और इसका नाम नहीं बल्कि इसकी जो टाइप है वो एम है। वो एक एस्ट्रोनॉमी की हिस्ट्री से आता है, मगर एम का मतलब ये है कि उसकी जो सरफेस है इस सितारे की, जो व्हाइट ड्वार्फ के गिर्द घूम रहा है, अच्छा, उसका जो टेम्परेचर है वो तकरीबन 2500-3000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है सरफेस पे। हमारे जो सूरज है उसको जी टाइप स्टार कहते हैं। उर्दू वाला नहीं जी, ये अंग्रेजी वाला जो जी है ये वो वाला सितारा है, और हमारे सूरज की जो सरफेस है वो तकरीबन 6000 डिग्री है। अच्छा। इसी तरह से जो बहुत गर्म सितारे वो ओ टाइप स्टार्स कहलाते हैं, और उनका टेम्परेचर होता है 20,000, 30,000 या 40 डिग्री सरफेस पे। तो ये जो यू जेम है, अब वापस से यू जेम की तरफ आते हैं, उसमें व्हाइट ड्वार्फ है, मुर्दा सितारा जो हमारे सूरज का इवेंचुअली फ्यूचर होगा। उसके गिर्द एक छोटा जिंदा सितारा घूम रहा है, अच्छा, ऑर्बिट में है। तो ये बाइनरी स्टार है, मगर बाइनरी स्टार नॉर्मल किस्म के सितारे नहीं, बल्कि व्हाइट ड्वार्फ और उसके गिर्द ये एक एम टाइप स्टार। ठीक है, तो हमारे सूरज से छोटा, मगर उसके अंदर जो है वो रेगुलर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है और उसकी सरफेस पर जो है गैस है। व्हाइट ड्वार्फ में कोई गैसेस नहीं है, वो खाली कोर है। ठीक है, अच्छा, ये दो सितारे जो हैं वो बहुत करीब हैं। इनका जो ऑर्बिट है वो तकरीबन 4 घंटे लगते हैं एक दूसरे के गिर्द घूमने में। अच्छा, 4 घंटे। तो अगेन ये हमने बात की थी एक पुरानी हमारी कायनात में कि जब एक चीजें ऑर्बिट करती हैं वो एक किसी चीज के गिर्द नहीं घूम रही, बल्कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के गिर्द घूम। ठीक है, ठीक है, लेकिन सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कर सकते हैं कि ये जो एम टाइप सितारा है, जो जिंदा सितारा है, वो व्हाइट ड्वार्फ के गिर्द घूम रहा है और उसको घूमने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, सालगिरहें वहां पे बहुत तेजी से आती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन हो क्या रहा है? व्हाइट ड्वार्फ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने बताया कि वो जो है बड़ा डेंस ऑब्जेक्ट है। ये जो एम टाइप सितारा है, इसकी जो गैसेस हैं, क्योंकि वो गैसेस हैं, उसी तरह इस सितारे की भी गैसेस हैं, वो जो व्हाइट ड्वार्फ है वो उनको खींच रहा है। और लेकिन जब वो खींचता है, और क्योंकि वो उसके गिर्द ऑर्बिट कर रहे हैं, तो वो मटेरियल जो है वो व्हाइट ड्वार्फ के गिर्द पहले सर्कुलेट होता है और फिर व्हाइट ड्वार्फ के ऊपर डिपॉजिट होता है। अच्छा, जो सर्कुलेट होता है उसको हम कहते हैं अक्रीशन डिस्क, क्योंकि मटेरियल जो है वो वहां से जो एम टाइप सितारा है उससे खींचा। जब मैं ग्रेजुएट स्कूल में था तो मुझे जो मिसाल नजर आती थी तस्वीरों वगैरह से, वो ये है कि धोती की मिसाल है। एक तरह से जो है वो व्हाइट ड्वार्फ जो है वो धोती की तरह खींच रहा है। बस मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ता हूँ, लेकिन वो जो है धोती की तरह खींच रहा है। ठीक है, वो जो मटेरियल है वो
डिस्क में बनता है और फिर वो व्हाइट ड्वार्फ के ऊपर गिरता है। ठीक है, ये एक सारी चीजें जो है ये एक ऑर्बिट की जब वो जिस तरह से मरता है वो थप करके नहीं गिरता, बल्कि वो एक क्रीट करके गिरता है। अच्छा, तो ये तो एक नॉर्मली यू जेम में हो रहा है। व्हाइट ड्वार्फ, उसके गिर्द व्हाइट ड्वार्फ की बहुत डेंसिटी है, उसके गिर्द ये छोटा जिंदा सितारा घूम रहा है, और क्योंकि उसकी जो गैसेज हैं वो, क्योंकि ये इतने करीब हैं, ऑर्बिट में, हम सोचे ना जमीन को जो है 365 दिन लगते हैं, यहाँ पे जो है तो 4 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो वो इतना करीब है कि व्हाइट ड्वार्फ की ग्रेविटी जो है वो इसकी जो गैसेज हैं वो खींच रहा है, वो अक्रीशन डिस्क में बनती हैं। अच्छा, ये यूजेन की नॉर्मल सूरत हाल है। तो जब आप कहते हैं कि जब आप यूजेन की तरफ आप जाते हैं तो आपको ये बाइनरी सितारे हैं जो ये कर। ठीक है, अब सवाल ये है कि उसकी रोशनी ऊपर क्यों होती है। होता ये कि मटीरियल है ये जो अक्रीशन डिस्क पर जाता है, तो ये कुछ वजूहात की बिना मटीरियल जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है कुछ हिस्सों में अक्रीशन डिस्क। अच्छा। इसका ताल्लुक विस्कोसिटी से है कि वो किस तरह से हो जा रहा है, क्योंकि मटीरियल आप सोचें वो गैसेज हैं तो वो इतनी यूनिफॉर्म नहीं है। अच्छा, एक साइकिल है कि कुछ अरसे में ये समझ लेंगे कुछ फ्रिक्शन की वजह से वो जमा होना शुरू होता है कि कुछ हिस्सा जो है अक्रीशन डिस्क का वो मोटा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, और मटीरियल जो है जितना ज़्यादा वो मोटा होता है उतना ज़्यादा उसमें मटीरियल जमा होना शुरू होता है। ठीक है, ठीक है, इवेंचुअली वो मटीरियल जो है वो व्हाइट ड्वार्फ के ऊपर एक धब्बे के साथ गिरता है। अच्छा। बजाय कि कॉन्स्टेंटली गिर रहा हो, जो कि हर वक्त हो रहा है, ठीक है, हल्का से गिर रहा है, मगर फिर वो बड़ा सारा मटेरियल जमा होता है और वो व्हाइट ड्वार्फ ऊपर गिरता है। अच्छा, अब अगर आप मटेरियल जो है वो आप गिराएंगे, व्हाइट ड्वार्फ की है बड़ी ग्रेविटी, तो कहते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चीज को भी आप गिराते हैं कि एनर्जी, ठीक है, आप पत्थर गिराएं एनर्जी है, वो जो हमारे पास आके एस्टेरॉयड गिरते हैं उसकी एनर्जी होती है, तभी हमें खतरा होता है कि एस्टेरॉयड से जो है वो जिंदगी वाइप आउट ना हो जाए। ठीक है, इस तरह से ये मटेरियल जब व्हाइट ड्वार्फ पर गिरता है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसकी वजह से जो एनर्जी है वो निकलती है, और वो इतनी ज्यादा है क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो इसको इतना कि वो 100 गुना उसकी रोशनी ज्यादा हो जाती है। अच्छा, तो ये हो रहा है यूजेम में, और ये रेगुलर सिस्टम है, इस लिहाज से बिल्कुल रेगुलर। तकरीबन 100 दिन लगते हैं इस किस्म की मटेरियल अक्रीशन डिस्क में जमा होने में। वो गिरता है, एक दफा गिर गया तो वो जो अक्रीशन डिस्क है वो थोड़ी सी हल्की हो गई। ठीक है, तो फिर नॉर्मल फिर से हल्का हल्का करके मटेरियल जमा होना हुआ, तो 70, 80, 90, 100 दिन के बाद जो है फिर से मटेरियल गया, फिर से कम हो गया। तो इस तरह से करके इसको वेरिएबल स्टार कहते हैं। रोशनी होती है और इसकी जो वेरिएबिलिटी है तकरीबन 100 के हिसाब से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये इसका मतलब है कि ये एक मुसलसल अमल है कि इसने मटेरियल अपने इर्द गिर्द जमा हुआ अपने ऊपर गिराना है व्हाइट ड्वार्फ ने अपनी ग्रेविटी की वजह से। बाज़ औक़ात ज़्यादा गिर जाएगा और वो ज़्यादा गिरने की वजह से वो सितारा हमें इतना ब्राइट नज़र आया कि वो 100 गुना ज़्यादा रोशनी पैदा कर रहा है। अच्छा, तो एक चीज़ मुझे बताइए कि अब कायनात में इतने सारे सितारे हैं, तो क्या ये सिर्फ एक ही सितारे के साथ हो रहा है या ऐसे और भी सितारे हो सकते हैं जो बाइनरीज हों और इसी तरह ज़्यादा चमकदार हो जाते हैं? हाँ, तो इस किस्म के बाइनरी स्टार्स वैसे तो बहुत सारे हैं। बाइनरी स्टार्स जो हैं तकरीबन आधे स्टार हमारा ख्याल लेके वो बाइनरी, लेकिन इस किस्म की ब्राइटनेस के लिए आपको ऐसा बाइनरी चाहिए कि वो व्हाइट ड्वार्फ चाहिए और उसके करीब जो है नॉर्मल सितारा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये जो बाइनरी स्टार था वो शुरू ऐसे नहीं हुआ था, शुरू में तो दोनों नॉर्मल सितारे थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो एक सितारे का जो है उसकी जिंदगी खत्म हो गई, व्हाइट ड्वार्फ बच गया। तो ये जो एक्टिविटी शुरू हुई वो व्हाइट ड्वार्फ बनने के बाद शुरू हुई, क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ बनने के बाद जो है वो मटेरियल को वो अक्रीट कर सकता है। ठीक है, पहले खाली वो दो नॉर्मल दोनों जिंदा। अच्छा, अब
ऐसे सितारे जिस तरह यूजेन है, तो यूजेन जो है वो आई थिंक 1855 में ये पहली दफा डिटेक्ट हुआ था। अच्छा। और इस किस्म के सितारों को हम यूजेन टाइप स्टार्स कहते हैं। अच्छा, चूंकि ये क्योंकि पहली दफा मिला तो इसके नाम पे रख दिया उन्होंने। बिल्कुल, तो इस किस्म के और सिस्टम हैं जिसमें व्हाइट डवार्फ है और उसके गिर्द जो है वो नॉर्मल सितारा घूम रहा है और उससे मटेरियल अक्रीट हो रहा है, और उसमें इसी तरह से वो मटेरियल जो है जब ज़्यादा हो जाता है तो उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है और फिर वो कम हो जाता है। अच्छा, इसको एक और नाम भी कहते हैं ड्वार्फ नोवे। ये जो ब्राइटनेस है वो कम ज़्यादा हुई, इसको हम ऑल्सो इस किस्म की एक्टिविटी को हम ड्वार्फ नोवा कहते हैं। एक और एक्टिविटी होती है जो दूसरे किस्म के सितारों में सिस्टम्स में होती है, जिसमें ये भी हो सकता है कि व्हाइट डवार्फ के ऊपर जो है खुद न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो जाए, इतना मटेरियल आ जाए। अच्छा, उनको हम नोवा कहते हैं, लेकिन वो एक अलग कैटेगरी है और उसकी हम कभी फिर बात करेंगे। लेकिन यूजेन किस्म के सितारे, तो ये कहते हैं कि अच्छा यूजेन किस्म का सितारा कौन सा है, वो सितारा है जिसमें व्हाइट डवार्फ है और उसके गिर्द जो है वो एक नॉर्मल किस्म का सितारा करीब घूम रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो व्हाइट डवार्फ है वो उसका मटेरियल खींच रहा है, उसको धो रहा है। ये आई थिंक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये एक्रीशन डिस्क बनाता है और फिर एक्रीशन डिस्क में जो है वो तो ठीक है, ये यूज है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि एक सितारा दूसरे सितारे से उस पर डाका डाल रहा है, चोरी कर रहा है उसका सामान, उसकी गैसेस ले रहा है। ज़ाहिर है वो लिमिटेड गैसेस हैं उसके अंदर। क्या बनेगा इनकी इस धींगा मुश्ती में, लड़ाई में क्या बनेगा? उसकी गैस सारी ख़त्म हो जाएगी क्या, और फिर क्या होगा? हाँ, ये अच्छा, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि सवाल ये है कि ये कितने अरसे तक चलता रहेगा। जी बिल्कुल। ठीक है, तो जब मैंने कहा कि वो नॉर्मल सितारा है एम स्टार जो है, जो उसके गिर्द घूम रहा है व्हाइट डवार्फ के गिर्द, इसका मतलब ये कि उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन हो रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, ये वही बात हुई कि हमारे सूरज के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन है। अच्छा, ये उसकी अपनी लाइफ साइकिल चल रही है। ठीक। इवेंचुअली उसमें जो हाइड्रोजन है, जिस तरह हमारे सूरज की एक वक्त जो है 4.5 बिलियन साल के बाद जो है वो हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी फ्यूजन के लिए, इसी तरह से इस सितारे की भी इवेंचुअली हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अगेन ये हम फिर कभी बाद में बात करेंगे। जो बड़े सितारे होते हैं वो कम उम्र के होते हैं, उनकी हाइड्रोजन जल्दी खत्म हो जाती है। अच्छा। जो छोटे सितारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा उम्र के। ठीक है, अच्छा। तो ये जो एम सितारा है ये काफ़ी ऐसा लगेगा उसको, हमारे सूरज से भी ज़्यादा हो सकता है कि 10 बिलियन साल या उससे भी ज़्यादा, शायद 20 बिलियन साल। अच्छा। उसके बाद जो है उसकी हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, फ्यूजन की। ठीक है। और फिर वो हीलियम बनेगी, फिर थोड़ी सी हीलियम बर्न होगी और फिर हीलियम से कार्बन और फिर हीलियम भी खत्म हो जाएगी फ्यूजन के लिए। ठीक है। तो फिर वो भी व्हाइट डवार्फ बन जाएगा। अच्छा। तो आज से 20, 30, 25 बिलियन साल के बाद, अरब साल, 20-25 अरब साल के बाद दो व्हाइट डवार्फ एक दूसरे को ऑर्बिट कर रहे होंगे। अच्छा, अब व्हाइट डवार्फ से मैंने वो सारी जो उसकी गैसेस हैं वो तो या तो वो कुछ इस एक्रीशन डिस्क के जरिए व्हाइट डवार्फ के पास, या वो बाहर स्पेस में चली गई। ठीक है। और आपके पास आखिर में दो व्हाइट डवार्फ एक दूसरे के गिर्द ऑर्बिट। ठीक है। तो एक ये इनकी फाइनल स्टेज होगी। अच्छा, एस्ट्रोनॉमर्स ने डिस्कवर किए हैं व्हाइट डवार्फ बाइनरी स्टार्स। अच्छा। तो हमें पता है कि दो व्हाइट डवार्फ एक दूसरे को ऑर्बिट करते हैं, ऐसा होता है। ठीक है। क्योंकि एस्ट्रोनॉमी में टाइम स्केल्स इतने ज़्यादा हैं, जिस तरह हम 20-25 अरब सालों की बात कर रहे हैं, कि हम एक सितारे को नहीं देख सकते, उसको फॉलो नहीं कर सकते कि वो 20-25 साल अरब साल जो है क्या होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन एस्ट्रोनॉमी में जिस तरह से लोग पिक्चर बनाते हैं कि क्या हो रहा है, वो ये करते हैं कि वो मुख्तलिफ सितारों को देखते हैं और फिर ये कोशिश करते हैं समझने की कि सीक्वेंस क्या है। तो यूजेम वो इस वक्त जो है उसको अगले 20-25 अरब साल तक जो है वो हम और सितारों को देखते हैं जहां पर दो व्हाइट डवार्फ मौजूद हैं, तो कहेंगे हाँ एक वक्त पर ये यूजेम जैसा सितारा था। ठीक है। अब है वो ये है। तो
है वो वाइट डॉर्फ, 2 वाइट डॉर्फ्स रह जाएंगे। अलग से सवाल हैं इनके गिर्द जो हैं वो अगर सैयारे ऑर्बिट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो अगर सैयारे ऑर्बिट कर रहे हैं, हो सकता है कि सैयारे इनको ऑर्बिट कर रहे हो इस सिस्टम को ऑर्बिट कर रहे होंगे, तो जिंदगी होना जो है मुश्किल काम है, क्योंकि एक पहली बात तो है कि एक तो वाइट डॉर्फ बन गया, तो बड़ी चेंज थी कि पहले वो एक नॉर्मल सितारा था और अब वो वाइट डॉर्फ है। तो अगर सितारे सैयारे थे वहां पे और जिंदगी जो है वो इस किस्म की रोशनी का गुजारा करती थी, तो बहुत बड़ी चेंज है उनके लिए। और फिर ये जो डॉर्फ नोवे होते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इन यूजेम ने वहां पे जो है मिसाल के तौर पर कोई ऐसे सैयारे होंगे जहां पर जिंदगी होगी। ठीक ठीक ठीक। लेकिन अमेजिंग चीज है, हमारा सितारा जो है हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे देखें कि एक एक्टिवली, और जब आप टेलीस्कोप से ऊपर देखते हैं यूजेम की तरफ, तो आप एक वाइट डॉर्फ देख रहे हैं और उसके ऊपर एक्टिवली चीजें गिरती हुई आपको नजर आ रही हैं एक तरह से, क्योंकि इसकी जो ब्राइटनेस ऊपर हो रही है वो अक्रीशन डिस्क का मटेरियल जो है जो एक और सितारे से आया है उसके ऊपर गिर रहा है। तो ब्राइटनेस ऊपर नीचे है, वो आपको उसके अंदर एक फिजिकल मैकेनिज्म जो है जो कि एक जबरदस्त है वो आपको नजर आ रहा है। ठीक ठीक। अच्छा, मैं अब एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, करना चाहूँगा कि ये इसका मतलब है कि ये बड़ा कीमती है कि हम ऐसे स्टार्स को मुस्तकिल ऑब्ज़र्व करें। और जैसे AAVSO की तरफ से मुझे ईमेल आई कि ये अभी आउटबर्स्ट में जा रहा है, तो तुम्हारे लॉन्गिट्यूड पे और ऑब्जर्वर्स नहीं हैं, तो इसको मुस्तकिल कर सकते हो तो मुस्तकिल ऑब्ज़र्व करो ये चंद घंटों में। बल्कि उन्होंने मुझे नाइट बताई कि 21 और 22 फरवरी के दरमियानी जो रात है उसको पकड़ो। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में लाहौर और कराची में बहुत टेलीस्कोप्स हैं, तो कैसे इसको हम एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स कैसे कर सकते हैं, और ये कितना इम्पोर्टेंट है कि हम ये ऐसा डाटा सबमिट करें? तो AAVSO जो है वो वेरिएबल स्टार ऑर्गेनाइजेशन, जी, राइट, आई मीन लाइक ऑब्जर्वर्स एसोसिएशन। इमेजिंग एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं खासतौर से अब पिछले 10-15 साल से 20 साल से वो मेजर पार्ट प्ले कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमी में, क्योंकि अब टेलीस्कोप्स और उसके साथ CCDs वगैरह जो हैं वो एक अच्छा साइंटिफिक डेटा प्रोवाइड करते हैं। और जैसा आपने कहा कि इन चीज़ों की मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो बर्स्ट है वो एग्जैक्टली 100 दिन पे नहीं होता, बल्कि उसके आसपास होता है। तो अगर आपने उस सिस्टम को समझना है, एक तो ये ना कि मैंने जो आपको मिसाल दी है, जो इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, वो तो एक बड़ी ब्रॉड एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, ठीक है। आप ये जो यूजेम है वो डिस्कवर तो 1855 में हुआ था। ठीक है। अब उसके में मजीद चीजें समझने की कोशिश करते जा रहे हैं, मजीद कितना मटेरियल उसमें होता है, किस तरह से वो उसके वाइट डॉर्फ के ऊपर गिरता है, क्या वो बिल्कुल एग्जैक्टली रेगुलर है, क्यों नहीं है। ये उस चीज के लिए आपको बड़ी प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन चाहिए। ठीक है। और आपको कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करना है। अच्छा, टेलीस्कोप जो हैं समझेंगे चिली में हैं या हवाई में हैं या एरिज़ोना में हैं, मतलब कुछ जगहों पर, ठीक है। लेकिन अगर आपने उसको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करना है तो आपको बहुत सारी टेलीस्कोप चाहिए। ठीक है। और ये ब्राइट सितारा है, इतना फेंट नहीं है कि इमेजर टेलीस्कोप्स एक्चुअली बड़े आराम से उसको जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। खासतौर से वेरिएबिलिटी, वो उसके लिए आपको इतनी प्रिसीजन नहीं चाहिए, क्योंकि आपको खाली चाहिए आपको CCD जो है कितना ब्राइट हो रहा है, ठीक है, और कितना और किस वक्त हुआ। तो इसलिए ऐसे इसी वजह से जो AAVSO है वो इसको वो एमेच्योर एस्ट्रोनॉमर्स की हेल्प मांगता है, क्योंकि आप लोग वाकई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान में इस किस्म की जो टेलीस्कोप्स हैं जो मौजूद हैं कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में भी, वो एक्चुअली डेटा सबमिट कर सकते हैं। और अगर अच्छा डेटा होगा तो वो एक्चुअली वो जो है वो साइंटिफिक पेपर्स का हिस्सा बन जाएगा, और आपकी एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगी कि यूजेम मिसाल के तौर पे, और बहुत सारे वेरिएबल स्टार्स भी हैं, लेकिन यूजेम का जो सिस्टम है इसको समझने में आपका जो है एक हाथ शामिल हो गया। बिल्कुल ठीक। अभी हम सारे जो हैं वो एक तरह से बड़ी चीज़ की बात यह है कि ये जो सवाल है वो हम एक इंसानियत के सवाल हैं कि हम कायनात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें जो है हम, चाहे आप कहीं पर भी रह रहे हो, आप अमेरिका में हो, आप यूरोप में हो, आप ऑस्ट्रेलिया में हो,
कहीं पर भी हो, आप पाकिस्तान में हो, आप इंडिया में हो, यूजन एक ही तरह से नजर आएगा। तो जब हम उसको समझने की कोशिश करें कि यूजन में क्या हो रहा है, उसका ताल्लुक ये नहीं कि आप कहाँ पर बैठे हैं, उसका ताल्लुक ये है कि आपको पास आपको एक क्यूरियोसिटी है, हो क्या है वहां पे, क्यों वो उसकी रोशनी बढ़ गई, क्यों रोशनी कम हुई। तो एक तरह से जब आप डेटा शेयर करते हैं तो एक तरह से आप इंसानियत की जो एक क्यूरियोसिटी है, आप उसमें उसका एक बड़ा पार्ट बनना है। मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छी चीज़ है, कंट्रीब्यूशन अपना। बिल्कुल जी, तो इसके साथ ही हम डॉक्टर सलमान हमीद का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमने जो गुफ्तगू की, मैं ये महसूस कर रहा था कि उसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजीज़ हमने पढ़ी हैं डॉक्टर सलमान से, और मैं ये चाहूँगा कि आप सब जब सुनते हैं, देखते हैं इस पॉडकास्ट को, आपके अंदर वो जो तजस्सुस पैदा होता है। इंटरनेट अवेलेबल है, आप बहुत सारी चीज़ें ख़ुद जान सकते हैं। हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको एक टॉपिक इन डेप्थ बताया जाए, अपनी टोटलिटी में बताया जाए। अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे अगर 1855 से ऑब्ज़र्व हो रहा है तो इतना डाटा है, और फिर प्रिसियंस कितनी है, फिर टेक्निकली उसको किस तरह व्यू किया जाता है। तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, हम इसको समझ सकते हैं। टेलीस्कोप्स बहुत सारी हैं, और ये हमारा बड़ा शौक़ है कि पाकिस्तान से ज़्यादा एस्ट्रोनॉमी, अब CCDs से तो बहुत कुछ किया जा सकता है। कभी हम डॉक्टर साहब आपसे ये डिटेल से पूछेंगे कि एक एमेचर CCD से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि इतनी टेलीस्कोप्स हैं और इतना मुश्किल नहीं है CCD को ऑपरेट करना और डाटा प्रोसेस करना। तो बहुत सारा डाटा पाकिस्तान से भेजा जा सकता है। बल्कि मैं आपसे ये भी ये पूछना चाहूँगा जल्द अज जल्द कि हम अपनी CCD से लाइक पेपर्स कैसे लिख सकते हैं, ताकि यहाँ एमेचर एस्ट्रोनॉमर्स जो हैं वो अपनी टेलीस्कोप से सिर्फ विजुअल व्यूइंग ना करें, बल्कि वो ख़ुद भी कंट्रीब्यूट करें। उनको ख़ुद भी बड़ा अच्छा लगेगा कि वो रियल साइंटिफिक काम कर रहे हैं। तो ये आपसे इंशाल्लाह ताला फिर कभी बात होगी। अब हमारा वक्त हो गया। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप सबसे मुलाकात होगी।